फुटपाथ पर गरीब की बेटी की हल्दी। ये भी नहीं है और इस डिब्बे में भी नहीं है। हे भगवान, ये हमारी स्थिति कैसी हो गई है। अब मैं अपने बच्चों को खाने में क्या खिलाऊं। एक तो मालकिन के वहां से काम छूट गया है। इतने दिन से पैसों की दिक्कत हो रही है, कोई काम भी नहीं दे रहा। बच्चे क्या खाएंगे। श्रुति तो भूखी नहीं रह पाएगी, वो तो बहुत छोटी है। माँ, क्या हुआ? आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया? देखो ना, दोपहर के 3 बज रहे हैं। सुबह आपने चाय भी नहीं बनाई थी, बस 3 बताशे दिए थे। भगवान, क्यों ऐसे दिन दिखाते हो मुझे। अब मैं अपनी बेटी को क्या बोलूं। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं बाहर से कुछ साग के पत्ते लाई हूं, आप इसे बना लीजिए। ये मुझे सविता आंटी के आंगन में उगे हुए दिख गए तो मैं उनसे पूछ कर ले आई। मेरी बेटी कितनी सयानी है, कुछ ना बोलूं तब भी हमेशा मदद करती है। आपको क्या लगा था माँ कि आपकी बेटी आपको ऐसे परेशान होने देगी। माँ, आप किस सोच में पड़ गई। चलिए बैठ जाइए, काफी देर से आप परेशान हो रही थी, मैं खाना बनाती हूँ। आज वैसे भी ससुराल जाकर भी तो मुझे खाना बनाना ही है। हाँ मेरी बच्ची, पर उसके लिए रिश्ता भी जुड़ना चाहिए। 2 रिश्ते वाले वापस चले गए। मैं इतनी गरीब हूं कि इस वजह से तेरा रिश्ता भी नहीं कर पा रही हूं कहीं। मैं काम ढूंढूंगी, बहुत पैसे जमा करूंगी जिससे तेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर लूं, और जरूरत पड़ी तो इस घर को बेच भी दूंगी। नहीं माँ, ये पिताजी की निशानी है। आप मेरी शादी की वजह से ऐसा मत करना। और छोटी भी तो है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी है। आप सब कुछ मुझ पर तो नहीं लुटा सकती। अले, आप दोनों क्या बातों में लग गए हो? या मेरे पेट में चूहे जोर से कूद रहे हैं, जंपिंग जपंग तंपंग तंपक कर रही हैं। अच्छा ठीक है, बनाते हैं खाना। पार्वती खाना बनाती है, इतने में दोनों बहनें बिखरे कमरे को समेट लेती हैं। फिर तीनों बैठकर खाना खाती हैं। शाम को पार्वती अपनी अलमारी में देखती है। ये तो बहुत हल्के गहने हैं, मेरे 2 लाख के भी नहीं हैं। हल्के चैन, हल्के अंगूठी हैं, भला इससे शादी कैसे करूंगी। मुझे अपनी बेटी के लिए काम करना ही होगा। पार्वती ऐसा कहकर काम की तलाश में निकल जाती है, जहां दर दर भटकने के बाद शीला नाम की औरत उसे काम देती है। देखो, झाड़ू पोछा बर्तन कटका, यहाँ तक कि खाना बनाने का काम सब तुम्हारा है, पर मुझे किसी भी काम में लापरवाही और देरी नहीं चाहिए। इसलिए समय से आना। तुम्हारी पगार 12,000 रुपए है। शुक्रिया मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काम मिल जाने पर पार्वती बहुत खुश होती है। फिर लौटते वक्त लाला की दुकान पर जाती है। लाला जी, 1 महीने का मुझे उधार सामान चाहिए था, मैं आपको महीने पर इसके पैसे लौटा दूंगी। नहीं नहीं, तुम्हारे फटे चिटे कपड़े देखकर लगता नहीं है कि तुम पैसे दोगी। नहीं नहीं लाला जी, मैं सच में आपको पैसे लौटा दूंगी। मेरा घर यहीं है पास में, बस दाल चावल दे दीजिए अभी। ठीक है, विश्वास करके दे रहा हूँ, विश्वासघात मत करना। जी नहीं करूंगी। फिर पार्वती उधार सामान लेकर घर चली जाती है और अपनी दोनों बेटी को खाना बनाकर खिला देती है। वाह माँ, कितने दिनों बाद आपने मेरी पसंदीदा दाल चावल बनाए हैं, वो भी इतने टेस्टी टेस्टी। हाँ माँ, दाल चावल सच में बहुत अच्छे हैं, और दीजिए ना। हाँ बच्चों, और खाओ ना। वैसे काम पर जाऊंगी तो तुम दोनों लड़ना मत, एक दूसरे का ख्याल रखना, और कहीं बाहर भी मत जाना। अरे माँ, मैं तो बड़ी हूँ, अगर आपको कहना है तो इस पागल को कहिए। माँ देखिए ना दीदी कैसे कर रही है, मैं मारूं तो आप मुझे कहेंगी और वो मुझे मार रही है फ्री फंड में, वो कुछ नहीं। बस करो तुम दोनों, बस इसी बात के लिए मैं तुम्हें समझा रही थी अभी। अगले दिन से पार्वती शीला के घर काम करने चली जाती है। देखते ही देखते 2-3 महीने बीत जाते हैं। उसके घर की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी और वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी देख रही थी, पैसे भी जमा कर रही थी। एक दिन पड़ोसन मोहिनी सुहासिनी और उसके बेटे को उनके घर लाती है। अरे मोहिनी बहन, आप आइए आइए। नमस्ते आपको भी। तू कुछ पूछे उससे पहले मैं बता देती हूँ, ये मोहिनी और उनका बेटा सम्राट है। चल तेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, पंक्ति को बुला दे जरा। अच्छा, जरूर। पार्वती अपनी बेटी को चाय नाश्ता लेकर उनके सामने भेज देती है। दोनों तरफ आपस में बातचीत होती है। देखिए, मेरा बेटा हीरा है, अच्छा खासा जाना माना डॉक्टर है, हमारा रुतबा भी आप जानते हैं। तो बस यही मेरी इच्छा है कि मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। आप निश्चिंत रहिए, मुझे जितना होगा मैं उतना करूंगी। फिर सम्राट पार्वती के पैर छूता है। उनके जाने के बाद पार्वती सामंजस्य में रहती है।
बड़ी मुश्किल से इतने समय बाद मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है और मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकती हूँ। दामाद जी भी डॉक्टर हैं। मैं बहुत धूमधाम से शादी करूंगी। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। एक दिन लड़के की लगन सगाई चढ़ती है, जिसमें पार्वती अपने घर को बेचकर आए पैसों से दामाद के लिए बाइक और शादी के लिए अच्छी अरेंजमेंट बुक कर देती है और गहने भिजवा देती है, जिस कारण उन्हें फुटपाथ पर आना पड़ता है। माँ, हम अपने घर से क्यों आ गए? अब हम कहाँ रहेंगे? दीदी की शादी है ना, थोड़े दिन हमें शायद फुटपाथ पर ही रहना पड़े। कुछ दिन बाद मैं किराए पर एक कमरा ले लूंगी, पर अभी नहीं। 1-1 रुपया भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। माँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दे दिया? अब क्या हम फुटपाथ पर रहेंगे? मुझे ऐसे तो शादी नहीं करनी थी। देख पंक्ति, मैं नहीं चाहती जो मैं झेल रही हूँ वह तू झेले, इसलिए अच्छे परिवार में शादी कर रही हूँ। तू हमारी चिंता मत कर। कल तेरी हल्दी की रस्म है ना, वैसे भी तेरी सास थोड़ी ना यहाँ आएंगी। वो देख, कुछ टेंट का कपड़ा और बल्ली है सामने, वहीं चलते हैं। फिर दोनों बेटी अपनी माँ के साथ फुटपाथ पर एक छोटे से टेंट को खड़ा करती हैं, जिसमें वह अपनी शादी के सामान का बक्सा रख देती हैं और वहीं चूल्हा बनाकर खाना बना देती हैं। अगले दिन कुछ बचे पैसों से फुटपाथ पर ही वो लाइट और फूलों से हल्दी की रस्म की सजावट कर देती हैं, जहाँ कुछ औरतें पंक्ति को हल्दी लगाने के बाद नाच गाना कर रही थी। बल्ले बल्ले शावा शावा, हल्दी लगाओ रे, सरसों का तेल लगाओ रे, दुल्हन बनी हमारी बन्नो, हल्दी चढ़ाओ रे। अरे पार्वती, अपनी बेटी की हल्दी लगा दे। वैसे फुटपाथ पर भी तूने बहुत अच्छा सजावट किया। बस सब अच्छा हो जाए। भगवान, ऐसी प्यार करने वाली माँ सबको दे। माँ ने मेरे लिए जितने जतन किए ना, वो मैंने जिंदगी में भी नहीं किए होंगे माँ के लिए। दीदी देखो, आपके भी लग गई है। छोटी, तेरी तो बताऊं अभी। ऐसे ही धूमधाम से पंक्ति की हल्दी की रस्म हो जाती है। अगले दिन मेहंदी की रस्म के लिए भी पार्वती ने काफी अच्छी सजावट की थी। तभी सुहासिनी पार्वती को ढूंढते हुए फुटपाथ पर पहुंच जाती है। पार्वती बहन नमस्ते। आपका घर वहां था, यहाँ कैसे आ गया? ये फुटपाथ पर क्यों सजावट की है? मैं शगुन की हल्दी लेकर आई थी। अरे जाने दीजिए वो सब, बस ये समझ लीजिए अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। इसका मतलब आपने बैंक्वेट वगैरह जो बुक किए थे और लगन संगाई में इतना महंगा सामान दिया था, ये अपने घर को बेचने के बाद किया है? मैं नहीं चाहती थी समधन जी, इसके लिए आप अपना घर छोड़ दें और आपको ऐसे फुटपाथ पर आना पड़े। समधन जी, आपने ही तो कहा था कि आपका भी रुतबा है, तो उसका ख्याल तो मुझे रखना ही था, लड़की वाले जो हैं। मेरी बात को गलत ले गई आप। हमारे पास तो सब कुछ है, आपका छीन कर मुझे और आपकी बेटी को क्या ही मिलेगा। इसलिए आपने जो भी सामान दिया है वो वापस कर लीजिए और अपने घर में चलिए। बेटी की शादी उसके पिता के घर से हो, वही अच्छा लगता है। आपने इतना सब कहकर मेरे दिल से भारी बोझ ही उठा लिया। माफ कर दीजिए अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो। अरे नहीं नहीं, अब सारी तैयारी मेरी तरफ से होंगी। इस तरह सुहासिनी अपनी बहू के खुद शगुन की मेहंदी लगाती है, नाच गाना करती है और शगुन में दी हुई सारी चीज पार्वती को वापस कर देती है, जिससे वह फुटपाथ से वापस अपने घर में पहुंच जाती हैं। फिर सुहासिनी खाने से लेकर मंडप की सजावट खुद करती है, जहां दोनों बच्चों की बहुत धूमधाम से शादी होती है। फिर विदाई। माँ बहुत अच्छी हो और सासू माँ आप भी, क्योंकि आपने माँ को समझा। हम जानते हैं कि तुम्हारी खुशी किसमें है पंक्ति। जा बेटी, सबको ससुराल में खुश रखना। बाय बाय दी, आई मिस यू। पंक्ति रोते हुए सबको बाय करके अपने ससुराल चली जाती है। वहीं पार्वती अपनी छोटी बेटी पर ध्यान देती है और उसकी जरूरतें पूरी करती है। तो देखा आपने, एक माँ की ममता अपनी बेटी के लिए कितना कुछ कर जाती है। सही कहते हैं, माँ का दिल इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। काव्या सिलाई की मशीन पर बैठकर सिलाई कर रही होती है। रात के 2 बज रहे होते हैं। बस ये वाले कपड़े सिल जाएं, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर आराम करने जाऊंगी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तभी रात में उसकी सबसे बड़ी नंद उषा उसके लिए एक ग्लास में दूध लेकर आती है और कहती है, अरे भाभी जी, कितनी मेहनत कर रही हो आप, रात के 2 बज गए हैं, अब तो आराम कर लो। ये लो, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लेकर आई हूँ। उषा, तुमने इतनी मेहनत क्यों की? देखो, तुम्हें तो पता है ना घर में कितनी परेशानी चल रही है। इस दूध का उपयोग कल सुबह की चाय में कर लेंगे, इसे वापस रख दो। अरे भाभी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हैं? हम लोगों का पेट भरने के लिए अपना पेट बार बार काटती रहती हो। ये दूध मैं आपके लिए लेकर आई, इसे पी लीजिए, कल की कल देखी जाएगी।
काव्या अपनी नंद की ऐसी बातें सुनकर चुपचाप दूध पी लेती है और कपड़े सिलने के बाद थोड़ी देर आराम से सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वह घर की पूरी साफ सफाई करती है और अपनी तीनों नंद और अपने पति के लिए नाश्ता भी बना देती है। गीता, सलोनी, चलो जल्दी से उठ जाओ। उषा सुबह ही उठ गई थी और तुम दोनों अभी तक सो रही हो। तुम्हें आज कॉलेज जाना है ना? अरे हाँ, आज तो हमारे कॉलेज का पहला दिन है, कहीं हम लोग लेट ना हो जाएं। जल्दी से उठकर तैयार हो जाते हैं। गीता और सलोनी दोनों जल्दी से जाकर तैयार हो जाती हैं। वहीं उषा अपनी भाभी काव्या की घर के कामों में बहुत मदद करवाती है। तीनों बहनें नाश्ता करने के बाद अपने कॉलेज के लिए निकल रही होती हैं। भाभी, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। अरे रुको जरा, इतनी जल्दी भी क्या है? काव्या की ननद का कॉलेज में पहला दिन था, इसी के चलते वह दही में शक्कर मिलाकर अपनी तीनों ननद को एक एक चम्मच दही शक्कर खिलाती है और उसके बाद वह उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहती है, ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे बाहर खाने पीने में काम आएंगे। आज कॉलेज का पहला दिन है, अच्छे से एंजॉय करना। भाभी, ये पैसे अगर आप हमें दे रही हो तो फिर घर में सब्जी बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों परेशान होती हो? अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगी। वैसे भी मैंने सूट सिलकर रखे हैं, आज कस्टमर आकर उन्हें ले जाएंगे और मुझे पैसे दे देंगे। काव्या की बात सुनकर तीनों नंद अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हैं, जिसके बाद काव्या घर के बाकी के काम कर रही होती है। तभी कुछ देर में उर्मिला नाम की एक औरत आती है। काव्या, काव्या, कहाँ पर है तू? अरे तुझे मैंने सूट सिलने के लिए दिए थे, क्या वो सिल गए या नहीं? उर्मिला की आवाज लगाने पर काव्या उसके दिए हुए सूटों को लेकर आती है और कहती है, सूट सिल गए हैं, ये लीजिए, एक बार अच्छे से सिलाई देख लीजिए, कोई कमी लगे तो मुझे बता दीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, पूरे गांव में मशहूर हो तुम, तुम्हारे हाथों की सिलाई तो खराब हो ही नहीं सकती। ये लो अपनी मेहनत के पैसे। तुम्हारी तीनों नंद कहाँ हैं? आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरी तीनों नंद अपनी कॉलेज गई हैं, आज उनके कॉलेज का पहला दिन था। संतोष बहन के जाने के बाद से काव्या, तुमने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है। गरीबी में तुमने अपने पति का साथ दिया और अपनी नंद को इतना पढ़ा लिखा रही हो। अब तो उनकी शादी की भी उम्र हो गई है, तुम्हें उनके लिए लड़के ढूंढ लेने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं कि मैं अभी अपनी नंद की शादी कर सकूं। उनकी शादी के लिए ढेर सारा दहेज भी तो देना पड़ेगा। ये लो जी, कर लो बात। बगल में छोरा शहर में टिंडोरा, ये कहावत बिल्कुल तुम्हारे ऊपर सूट करती है। आप ऐसे क्यों कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। जो कपड़े मैंने तुमसे सिलवाए हैं ये मेरी बेटी के हैं, उसकी शादी है। उसकी शादी के बाद मेरे 3 बेटे भी हैं, मुझे उनकी शादी भी करनी है। लेकिन मुझे लड़कियां सुंदर, सुशील, संस्कारी चाहिए थी, जो कि तुम्हारी तीनों नंद बहुत समझदार, संस्कारी और पढ़ी लिखी भी है। अगर तुम चाहो तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, बस शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को प्यार प्रेम से विदा कर देना। ये सुनने के बाद काव्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो बहुत खुश होती है, जिसके चलते वह उर्मिला से कहती है, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, लेकिन एक बार मैं अपने पति को इसके बारे में बता दूं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। उसकी बात सुनकर उर्मिला वहां से चली जाती है। जिसके बाद शाम को जब रंजीत घर वापस लौटता है, काव्या उससे उसकी बहन की रिश्ते की बात करती है। उर्मिला जी बहुत अच्छी हैं, वहां आपकी तीनों बहन बहुत खुशी से रहेंगी, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। अरे क्या बात कर रही हो? उर्मिला बहन के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन ये सब तो ठीक है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि अगर उर्मिला बहन हमारे घर पर अपने मेहमान और अपने बेटों के साथ बारात लेकर आए तो हम उनके मेहमानों का स्वागत और उनका खाना पीना कर सकें। ये सुनकर काव्या भी थोड़ी देर परेशान हो जाती है, जिसके चलते वह अपने पति से कहती है, मैं सिलाई करूंगी और अपनी तीनों नंद के लिए पैसे जोड़ूंगी और उनकी शादी धूमधाम से करवाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। दिन रात सिलाई करने के बाद भी दर्जी बहू इतने पैसे नहीं कमा पाती जिससे वह अपनी नंद की शादी करवा सके। कुछ जो पैसे वह कमाती है वह उन्हें अपने घर के खर्चों में ही लगा देती है। शादी का दिन पास आ जाता है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पैसों का इंतजाम तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी काव्या को अपने गले में सोने का मंगलसूत्र और कानों में सोने के झुमके दिखाई देते हैं, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी और पति का दिया हुआ शादी का इकलौता तोहफा होता है। मेरे लिए मेरी नंद से बढ़कर कुछ नहीं, उनकी शादी मुझे अच्छे से करनी है, मैं ये सब बेचकर उनकी शादी अच्छे से करवाऊंगी। काव्या सोने का मंगलसूत्र और सोने की झुमकी बेच देती है, जिसके बाद वह उन पैसों से अपनी नंद की शादी की रस्मों को बहुत धूमधाम से अच्छे से करती है। इसी के चलते उसकी तीनों नंद बहुत खुश होती हैं। भाभी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप हमारी शादियों में 4 चांद लगा दोगी।
लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए हमारी मेहंदी हल्दी करवाने के लिए? दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? ना तो भाभी के कानों में उनकी माँ के दिए झुमके हैं और ना ही उनके गले में भैया का दिया हुआ मंगलसूत्र। उन्होंने हमारी शादी के लिए दोनों चीज बेच दी। भाभी आप बहुत अच्छी हो। ऐसा कहने के बाद तीनों नंद अपनी भाभी को गले से लगा लेती हैं। अरे बस करो, आज ही सारा प्यार कर लोगी क्या? चलो अब जाओ, कुछ खा पी लो। ओहो, कल शादी है और तुम्हारे इमोशनल होने के चलते में मैं तो भूल ही गई थी कि अभी मुझे तुम्हारी शादी के लहंगे भी लेने जाना है। चलो मैं जा रही हूँ। वो ऐसा कहकर घर से जो उसके पास बचे हुए कुछ पैसे होते हैं वो उनसे बाजार में शादी के जोड़े खरीदने निकल पड़ती है, जहां उसे 3 बहुत सुंदर और प्यारे शादी के जोड़े नजर आते हैं। भाई साहब, ये लहंगे तो बहुत प्यारे हैं, बताइए जरा कितने के हैं? अरे एक जोड़ा 20,000 यानी कि 3 जोड़े 60,000 के हैं। लेकिन मेरे पास तो 5,000 ही बचे हैं। आप इन 5,000 को रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं थोड़े थोड़े करके आपको दे दूंगी। कल मेरी नंद की शादी है, बिना लहंगे के उनकी शादी कैसे होगी? मेरी मजबूरी को समझिए। अरे जाओ जाओ, कहीं और जाकर ये जुगाड़ बताओ, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। वह दुकानदार उसे अपनी दुकान से भगा देता है, जिसके बाद बेचारी काव्या मायूस होकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उससे खाना मांगती है। उसके पास जितने भी पैसे बचे होते हैं उनमें वह उस बूढ़ी औरत को भरपूर खाना खिलाती है। एक अनजान होकर तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकती हूँ, जो मैं दूर दराज की नजर से देख पा रही हूँ। लाओ अपना हाथ आगे करो। काव्या उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। वह औरत काव्या के हाथ पर 3 दाने रखती है। ये मामूली दाने नहीं, बल्कि इच्छा पूर्ति दाने हैं। तुम इन दोनों को अपने घर ले जाकर इससे वो मांगना जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उस औरत के कहने पर काव्या उन दानों को अपने हाथ में लेकर अपने साथ घर ले आती है, जिसके बाद वह उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, इच्छा पूर्ति दानों, मुझे तुमसे कुछ नहीं, बस 3 सुंदर से प्यारे से लहंगे चाहिए, जिन्हें मैं अपनी नंद को पहनाकर यहाँ से खुशी खुशी विदा कर सकूं और अपनी बात का मान रख सकूं। काव्या के इतना कहते ही वह इच्छा पूर्ति दाने 3 बहुत सुंदर प्यारे शादी के जोड़े में बदल जाते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। काव्या वह शादी के जोड़े अपनी तीनों नंद को देती है और खुशी खुशी उनकी शादी करके उन्हें विदा कर देती है। इस प्रकार एक दर्जी भाभी मुश्किलों का सामना करके अपनी नंदों की शादी खुशी खुशी करवाती है।